आगे चलूं, आपने ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लिए, सब अपना बना लिया। नाउ नेक्स्ट इज अवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। की एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीढ़ी अंतर न्याय, इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसका तात्पर्य है कि हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम रखना चाहिए, अर्थात एक सुरक्षित, स्वस्थ और संसाधन संपन्न पर्यावरण उन्हें सौंपना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम संसाधनों के अतिशोषण को रोकें, अपशिष्ट और उत्सर्जन को घटाएं तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखें। सेकंड है हमारा पीढ़ी अंतर न्याय, इंट्राजनरेशनल इक्विटी। इसका तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रियाएं राष्ट्रों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को कम करने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2001 में बल दिया गया कि तकनीकी प्रगति का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। उदाहरण के रूप में सूखा प्रतिरोधी फसलें, संक्रामक रोगों के टीके, स्वच्छ ईंधन इत्यादि। ऐसी तकनीकें गरीब देशों को के आर्थिक विकास में सहायक बनती हैं और सततता दैट मीन सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं। चलिए मैं आगे अब चलती हूँ। सतत विकास लक्ष्य, ये 17 हमारे गोल्स हैं जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, जीडीएस। आप सभी जानते होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। अब इनको मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। आप चाहें तो इन्हें एक बार नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके इनको समझाती हूँ। नोट कर लिया? सबसे पहला आता है गरीबी मिटाएं, दैट मीन्स नंबर 1 नो पॉवर्टी। हमारा पहला लक्ष्य है गरीबी को खत्म करना। दुनिया में करोड़ों लोग आज भी बुनियादी जरूरतों के बिना जी रहे हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति के पास खाना, शिक्षा और रोजगार उन तक पहुंचे। दूसरा है हमारा जीरो हंगर, भूख मिटाएं। दूसरा लक्ष्य है भूख मिटाना। हर बच्चे और व्यक्ति को पर्याप्त पोषण और सुरक्षित भोजन मिलना चाहिए। कृषि और खाद्य सुरक्षा में सुधार इसके लिए आवश्यक है। तीसरा है, थर्ड एसडीजी है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण। तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य और कल्याण। हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी और मानसिक स्वास्थ्य को सुविधा मिलनी चाहिए। रोगों से लड़ने और स्वस्थ जीवन को जीने की क्षमता बढ़ानी होगी। फोर्थ है एसडीजी क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चौथा लक्ष्य है शिक्षा। शिक्षा केवल पढ़ाई से ही नहीं बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों और युवाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आजकल जैसे आपने एआई और आईए का जो जमाना है, इन सब को हमें जो जितने भी हमारे ये टूल्स हैं, नए जो टूल्स हैं, ये सबको आने चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, इसी से रिलेटेड है। जो भी नई टेक्निक है, कंप्यूटर की है या इलेक्ट्रॉनिक्स की है या मीडिया की है, वो सब तक पहुंचनी चाहिए। फिफ्थ, जेंडर इक्वलिटी।
5वां लक्ष्य है लैंगिक समानता। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है। 6th, छठा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। स्वच्छ जल और स्वच्छता हर व्यक्ति को साफ पानी पीने का और अच्छी स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। 7th, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हमें हमें ऐसी ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण को कम नुकसान या बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं और घर घर तक इसे पहुंचाएं। जैसे पवन चक्की आप जानते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जाओं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं, लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं। 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, समान अवसर और आर्थिक वृद्धि। 8वां लक्ष्य है अच्छा रोजगार और आर्थिक वृद्धि। लोगों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य और आर्थिक अवसर मिलना चाहिए। इससे गरीबी कम होगी और देश की समृद्धि बढ़ेगी। 9वां, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, तकनीकी विकास और मजबूत आधारभूत संरचना से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता घटाएं। असमानता कम करना, समाज में धन, अवसर और अधिकार समान रूप से वितरित होने चाहिए ताकि कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। 11th, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, दैट इज सतत शहर और समुदाय। सतत शहर और समुदाय हमारे शहर सुरक्षित, स्वच्छ और समावेशी होने चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है। 12th, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। हमें संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और कचरे को कम करना चाहिए। इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। कचरे को जैसे, हाँ, आपने जगह जगह देखा होगा, 2 तरह के डस्टबिन होते हैं, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। उनका मतलब यही है कि बहुत सारा कचरा तो हम उसे दोबारा से खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कुछ कचरा ऐसा होता है जो हम उपयोग दोबारा से नहीं कर सकते, लेकिन उससे उससे हम बहुत चीजें बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। 13वां लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन से निपटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति और सरकार को मिलकर प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। 14th, लाइफ बिलो वाटर, जलमंडल जीवन। समुद्री जीव की सुरक्षा, समुद्र और नदियों में रहने वाले जीव जंतु और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना भी हमारा मेन उद्देश्य है। पर्यावरण और अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकना, पर्यावरण में प्रदूषण, जलमंडल में प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकना होगा। क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा फूड वेब है, खाद्य श्रृंखला है, वो क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। तो हमें लाइफ बिलो वाटर, जलमंडलीय जीवन को भी सुरक्षित
और प्रदूषण फ्री रखना होगा। 15th, लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय जीवन की सुरक्षा है। जंगल, जीव जंतु और जैव विविधता का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा आवश्यक है। 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। समाज में कानून का पालन, भ्रष्टाचार कम करना और न्यायपूर्ण संस्थाओं का निर्माण जरूरी है। इससे सबका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। 17, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार। ये कोई एक देश जिम्मेदारी नहीं उठा सकता इन सब चीजों के लिए। ये पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार आपस में मिलजुल कर, सारे देश एक साथ मिलकर के इन जो 17 गोल हैं, जो हमारे SDG 17 कहे जाते हैं, लक्ष्य, जो हमारे लक्ष्य हैं, इन सबको हमें सभी देशों को मिलजुल करके संगठन के रूप में इनको निभाना होगा। सभी देश, संगठन और व्यक्ति मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। सहयोग और साझेदारी से ही सतत विकास संभव है। तो आपको ये सब समझ में आ गया अच्छी तरह से? मुझे ये रिपीट तो नहीं करना है तो बता दीजिए। अब है सतत विकास के उपाय। उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग। नंबर 1, स्थानीय रूप से अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल, संसाधन कुशल और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तकनीक अपनाना है। स्वदेशी तकनीकें अधिक उपयोगी, किफायती और सतत होती हैं। दूसरा, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R, संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्र। इससे संसाधनों पर दबाव कम होता है, प्रदूषण बहुत ही ज्यादा घटता है। कि किसी भी चीज का रिड्यूस करो, रीयूज करो और फिर उसे रिसाइकल करो। तीसरा, पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा। शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में पर्यावरण दृष्टिकोण को केंद्र में लाना चाहिए, जिससे लोगों का सोचने का तरीका और दृष्टिकोण बदल सके। नेक्स्ट, संसाधनों का उपयोग, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार प्रत्येक तंत्र केवल सीमित संख्या में जीवों को दीर्घकाल तक सहारा दे सकता है। अतः उपयोग पुनर्जनन क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए और परिवर्तन सहन क्षमता से आगे नहीं जाना चाहिए। जीवन गुणवत्ता में सुधार, विकास केवल संपन्न वर्ग तक सीमित ना रहे, लाभ का वितरण समावेशी होना चाहिए, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन बना सके। एक बार दोबारा से मैं आपको फिर समझा देती हूँ, किसी को कुछ नोट करना है तो जैसे कैरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, 3R इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उपयुक्त तकनीक का प्रयोग, स्थानीय रूप से अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल, संसाधन कुशल और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तकनीक अपनाना। स्वदेशी तकनीकें अधिक उपयोगी, किफायती और सतत होती हैं। रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, इससे संसाधनों पर दबाव कम होता है और प्रदूषण भी घटता है। पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा।
शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में पर्यावरण दृष्टिकोण को केंद्र में लाना चाहिए, जिससे लोगों का सोचने का तरीका और दृष्टिकोण बदल सके। संसाधनों का उपयोग वहन क्षमता के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक तंत्र केवल सीमित संख्याओं में जीवों को दीर्घकाल तक सहारा दे सकता है। अतः उपभोग पूर्ण जनन क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए और परिवर्तन सहन क्षमता से आगे नहीं जाना चाहिए। जीवन गुणवत्ता में सुधार, विकास केवल संपन्न वर्ग तक सीमित ना रहे, लाभ का वितरण समावेशी होना चाहिए, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन बन सके। पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक स्वरूप। पर्यावरण विज्ञान हमारे आसपास के परिवेश, हमारे दृष्टिकोण, पारस्परिक क्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह पारिस्थितिक सिद्धांतों पर आधारित है और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण, जूलॉजिस्ट जीव जंतुओं का अध्ययन होता है, बॉटनिस्ट पौधों का अध्ययन होता है, इकोलॉजिस्ट जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतः क्रियाएं, जियोलॉजिस्ट पृथ्वी की संरचना, इतिहास और संरचना का अध्ययन, केमिस्ट पदार्थों की संरचना और अभिक्रियाओं का अध्ययन, सोशल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन, फिलोसोफर्स पर्यावरण के प्रति हमारे मूल्यांकन का विश्लेषण, जर्नलिस्ट एंड इल्यूस्ट्रेटर्स पर्यावरण को समझाने और चित्रित करने में योगदान करते हैं, क्योंकि पर्यावरण एक जटिल विषय है जो प्राकृतिक, निर्मित और सांस्कृतिक पर्यावरणों का मिश्रण है। इसीलिए यह एक अतिवृक्षक अध्ययन क्षेत्र है जो जीव विज्ञान, भूविज्ञान, राजनीति, नीति अध्ययन, कानून धर्म, इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र को जोड़ता है। दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक स्वरूप। अब आप देखिए, हमारा एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन हम अगर इसे बीच में रखते हैं तो ये लाइफ साइंस, जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी आता है, फिजिकल साइंस जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस। अब आता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस। टेक्नोलॉजीज के अंदर हमारा आ जाता है सिविल, केमिकल, हाइड्रोसिलस, नैनो। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, लॉ एजुकेशन है, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीजें ही हमारी जैसे बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, मॉडलिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस, दैट मीन्स ये सभी बहुविषयक स्वरूप से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह विषय विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं को जटिलता को समझाने और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करने से छात्रों में अंतर्विषयक और पद्धतिगत विज्ञान विकसित होता है, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड मैथोलॉजिकल, जिससे जिससे वे पर्यावरणीय समस्याओं को प्रभाषित और हल करने में सक्षम बनते हैं। पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक स्वरूप। प्राकृतिक स्रोत है जैसे
हम उदाहरण क्या ले लेते हैं, इसके अंदर एक उदाहरण लेकर के, जैसे अब ले लेते हैं वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत, धूल, परागकण, ज्वालामुखी गैसें, समुद्री लवण। प्रमुख प्रभाव, श्वसन क्रिया संबंधी समस्याएं, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, अस्थमा हो जाता है। ठीक है, दृश्यता में कमी, श्वसन संबंधी समस्याएं। फिर हमारा आता है मानव जनित स्रोत, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, ईंधन का दहन, कृषि गतिविधियां। धुंध, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत। मुख्य गैस से प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। श्वसन रोग, फेफड़ों की क्षति, जलवायु परिवर्तन। कणीय प्रदूषक, PM 2.5, PM10, धूल, कालिक। हृदय व श्वसन रोग, दृष्टि बाधा। नियंत्रण उपाय, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, वृक्षारोपण, औद्योगिक फिल्टर लगाना। प्रदूषण में कमी, वायु गुणवत्ता में सुधार। पर्यावरणवाद का पर्यावरणवाद पर संक्षिप्त इतिहास। भारतीय समकालीन पर्यावरणवादी, कंटेम्पररी इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ग्रीन जज के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री MC मेहता प्रसिद्ध ग्रीन एडवोकेट हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और टेहरी बचाओ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रीमती मेधा पाटकर और सुश्री अरुंधति राय नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। श्री राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर सलीम अली भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित कराने में अग्रणीय भूमिका। श्रीमती मेनका गांधी वन जीव संरक्षण हेतु सक्रिय कार्य। श्री अनिल गर्ग सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक, सिटीजन रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट प्रकाशित करने वाले। इन सभी प्रमुख व्यक्तियों के योगदान के बावजूद भारत को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ हासिल करना शेष है। दे आर द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट कैलेंडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे February 2, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे March 21, वर्ल्ड डे फॉर वाटर March 22, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे March 23, अर्थ डे April 22, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे May 22, एंटी टबैको डे May 31, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे June 5, वर्ल्ड ओशियन डे June 8, वर्ल्ड पॉपुलर डे July 11, ओजोन वीक September 16 to 23, वर्ल्ड कार फ्री डे September 22, ग्रीन कंज्यूमर डे September 28,
वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे October 2, वर्ल्ड हैबिटेट डे October 3, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे October 4, वर्ल्ड लाइफ वीक October 1 to 7, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन October 13, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे October 24, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी December 29। आपको कुछ और समझना है तो बताइए, मैं समझाती हूँ दोबारा से। अभी तो हमारे पास दोबारा से एक बार इन्हें समझा देती हूँ। एनवायरमेंट शब्द आप इसे एक बार ड्रॉ कर लीजिए, ये डायग्राम। एनवायरमेंट शब्द लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है चारों ओर से घेरना। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में किसी जीव के सभी भौतिक और जैविक परिवेश तथा उनके आपसी अंतःक्रिया शामिल होती हैं। पर्यावरण को परिभाषित किया जाता है जल, वायु और भूमि का समिष्ट तथा इनके साथ मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों और पदार्थों के बीच विद्यमान अंतर्संबंध को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटक कंपोनेंट ऑफ इको एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण के 4 घटक होते हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। वायुमंडल यह पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की परत है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल होती हैं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हाइड्रोस्फीयर इसमें पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्रोत आते हैं जैसे महासागर, नदियां, झील, झरने और भूमिगत जल। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग घेरता है। स्थल मंडल यह पृथ्वी की ठोस परत है जिसमें भूमि, मिट्टी, चट्टानें और खनिज पदार्थ शामिल हैं। यही वह भाग है जहां हम रहते हैं और खेती, निर्माण जैसी मानव गतिविधियां होती हैं। जीवमंडल यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह जीवन का क्षेत्र है जहां सभी प्रकार के जैविक गतिविधियां संचालित होती हैं। इन सभी घटकों के बीच गहरा संबंध होता है। यह मिलकर पृथ्वी पर जीवन को संतुलित और संभव बनाते हैं। सतत विकास वह दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित न रहें। सतत विकास के प्रमुख पहलू पीढ़ी अंतर न्याय, इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसका तात्पर्य है कि हमें
भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम रखना चाहिए, अर्थात एक सुरक्षित, स्वस्थ और संसाधन संपन्न पर्यावरण उन्हें सौंपना चाहिए। दूसरा, अतः यह तभी संभव है जब हमारे संसाधनों के अतिशोषण को रोक सकें, अपशिष्ट और उत्सर्जन को घटाएं तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखें। पीढ़ी अंतर न्याय, इसका तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रियाएं राष्ट्रों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताओं को कम करने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट में बल दिया गया कि तकनीकी प्रगति का लाभ सभी तक पहुंचाना चाहिए। उदाहरण के रूप में सूखा प्रतिरोधी फसलें, संक्रामक रोगों के टीके, स्वच्छ ईंधन इत्यादि। ऐसी तकनीकें गरीब देशों के आर्थिक विकास में सहायक बनती हैं और सततता को बढ़ावा देती हैं। सतत विकास लक्ष्य 17 हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी हटाएं। गरीबी को खत्म करना। दुनिया में करोड़ों लोग आज भी बुनियादी जरूरतों के बिना जी रही हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति के पास खाना, शिक्षा और रोजगार तक पहुंचे। दूसरा, जीरो हंगर, भूख मिटाएं। हर बच्चे और व्यक्ति को पर्याप्त पोषण और सुरक्षित भोजन मिलना चाहिए। माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। जैसे जब गर्भवती होती हैं महिलाएं, तो उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता, जैसे उनके बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन नहीं जाते, तो जो आने वाला जो बच्चा हो, जो संतान होती है, वो भी कैसी पैदा होती है, वीक होती है, माल न्यूट्रिशन होता है। भाई इसके अंदर प्रोटीन की कमी है, इसके अंदर विटामिन की कमी है, बहुत कमजोर होते हैं बच्चे, और फिर मृत्यु दर भी बढ़ता है। तो हमें अच्छा, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हें तो बहुत अच्छा आहार, जो 8 साल तक के बच्चे हैं, 5 से 8 साल, 5 और 8 साल तक के बच्चे, उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए, जिससे कि उनका डेवलपमेंट अच्छा हो। गुड हेल्थ एंड थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हर किसी की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। रोगों से लड़ने और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता बढ़ानी होगी। जैसे अभी कोविड आया था, आपको पता है ना? तो अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपके अंदर विल पावर अच्छी है, तो आप उससे लड़ गए। किसी के अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसके अंदर ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रोटीन, विटामिन की कमी है, तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस है, वो जल्दी अटैक करेंगे, आप जल्दी जल्दी बीमार होगे। तो उसलिए गुड हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा पानी, अच्छा स्वच्छ पानी, स्वच्छ एनवायरनमेंट, और मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए आपकी। कहते हैं ना, हम हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, हम देखो खांसी जुकाम तक नहीं है, वो आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन आप क्या मेंटली फ्री हैं? कोई आपके ऊपर मेंटली प्रेशर तो नहीं है? जब आप मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं, तो आपको उसको हम बोलते हैं मेडिकली फिट। आप सिर्फ वैसे फिट हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो कहीं ना कहीं कोई टेंशन है, कहीं ना कोई बर्डन है, तो आप बीमार तो हैं। भले ही आपको खांसी जुकाम तक नहीं है, कोई चीज नहीं, लेकिन यू आर अंडर द मेंटल प्रेशर। ठीक है? तो रोगों से लड़ने और स्वस्थ जीवन से जीने की क्षमता तो हमें तभी बढ़ेगी जब हम अपने आप, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों और युवाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, महिला और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, सपोर्ट भी करना होता है महिलाओं। सिक्स्थ, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। हर व्यक्ति को साफ पानी, अच्छी स्वच्छता और सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यह स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सेवंथ, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हमें ऐसी ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए और घर घर तक पहुंचाए। जैसे मैंने आपको बताया था, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, तो इनको हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि कोयला भी एक लिमिट तक है खत्म होने के बाद, और हमें ये सारी एनर्जीज को सेव करना है फॉर फ्यूचर। एट, हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, समान अवसर और आर्थिक वृद्धि। लोगों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य और आर्थिक अवसर मिलने चाहिए। इससे गरीबी कम होगी और देश में समृद्धि बढ़ेगी। लास्ट, नाइन्थ सॉरी, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और संरचना। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना, तकनीकी विकास और मजबूत आधारभूत संरचना से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रेड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता घटाएं। समाज में धन, अवसर और अधिकार समान रूप से वितरित होने चाहिए, ताकि कोई भी वर्ग पीछे ना रह सके। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर और समुदाय, हमारे शहर सुरक्षित, स्वच्छ और समावेशी होने चाहिए। सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोक्ता और उत्पादन, SDG 12 पर मैं आ गई हूं, आप ध्यान से देखिए। हमें संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और कचरे को कम करना चाहिए। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। 13, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन से निपटना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति और सरकार को मिलकर प्राकृतिक संसाधनों को बचाना होगा। 14 पर आ गई हूं अब मैं। लाइफ बिलो वाटर, जल मंडल जीवन, समुद्र और नदियों में रहने वाले जीव जंतु और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो फूड चेन क्या हो जाएगी, जो हमारी पॉन्ड फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। 15 है लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय जीवन, जंगल, जीव जंतु और जैव विविधता का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। समाज में कानून का पालन, भ्रष्टाचार कम करना और न्यायपूर्ण संस्थाओं का निर्माण जरूरी है। इससे सबका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। 17, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, सभी देश, संगठन और व्यक्ति मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। सहयोग और साझेदारी से ही सतत विकास संभव होता है। सतत विकास के उपाय, उपयुक्त तकनीक का प्रयोग,
स्थानीय रूप से अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल, संसाधन कुशल और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तकनीक अपनाना। स्वदेशी तकनीकें अधिक उपयोगी, किफायती और सतत होती हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्र, इससे संसाधनों पर दबाव कम होता है और प्रदूषण घटता है। पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा, शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं में पर्यावरण दृष्टिकोण को केंद्र में लाना चाहिए, जिससे लोगों का सोचने का तरीका और दृष्टिकोण बदल सकता है। संसाधनों का उपयोग वहन क्षमता के अनुसार होता है। प्रत्येक तंत्र केवल सीमित संख्या में जीवों को दीर्घकाल तक सहारा दे सकता है। अतः उप, उपभोग पुनर्जनन क्षमता से अधिक होना चाहिए और परिवर्तन सहन क्षमता से आगे नहीं जाना चाहिए। जीवन गुणवत्ता में सुधार, विकास केवल संपन्न वर्ग तक सीमित ना रहे, लाभ का वितरण समावेशी होना चाहिए, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन बन सके। पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक स्वरूप। पर्यावरण विज्ञान हमारे आसपास के परिवेश, हमारे दृष्टिकोण, पारस्परिक क्रियाओं और परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ये पारिस्थितिक सिद्धांतों, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविक ह्यूमैनिटीज जैसे विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि पर्यावरण एक जटिल विषय है जो प्राकृतिक निर्मित और सांस्कृतिक पर्यावरण का मिश्रण है, इसलिए यह एक अंतर्विषयक अध्ययन क्षेत्र है जो जीव विज्ञान, भूविज्ञान, राजनीति, नीति अध्ययन, कानून, धर्म, इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र को जोड़ता है। ऑलमोस्ट मैंने पूरा यूनिट आपका कंप्लीट कर दिया है, आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ पूछना है तो आप, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि 2 या 3 मिनट रह गए हैं आप लोगों के। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपकी क्वारी है, कुछ भी है तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। आपको उम्मीद करती हूँ पूरा का पूरा समझ में अच्छे से आया होगा। आप जी हैं, जो 17 हमारे SDGs हैं, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये आ भी सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, 17 हमारे SDG हैं। पर्यावरण के घटक पूछे जा सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। आपको इको एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, इम्पोर्टेंट हैं। आप वो डेफिनेशंस भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो, कभी भी कोई कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच।